वेलकम टू अरिहंत। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। अगर मैं अपने डेली लाइफ के बारे में बात करूं तो हमारे पास सिर्फ दो प्रकार की धारा होती है। एक को हम बोलते हैं दृष्टि धारा और दूसरे को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। किसको हम बोलेंगे दृष्टि धारा और किसको बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर हमारा एक प्रतिरोध है, एक 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए, मान लेते हैं 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए और ये हमारा 2 ओम का प्रतिरोध हो तो इसमें बहने वाली धारा क्या होगी 5 एम्पियर। यानी ये नियत रहेगी, ये टाइम के साथ बदलती नहीं है और इसकी दिशा भी क्या है नियत है। अगर किसी की धारा किसी परिपथ में जो बहने वाली धारा या उसमें जो लगाया गया जो विभव है या वैद्युत वाहक बल वो समय के साथ परिवर्तित हो, ठीक है ना, यानी पहले क्या हो हमारा कुछ इस तरीके की, मान लेते हैं धारा बहने वाली परिपथ में जो धारा हो कुछ इस तरीके का हो, पहले धनात्मक फिर अपनी दिशा विपरीत बदल दे रही, फिर धनात्मक फिर ऋणात्मक, इस तरीके से। या जो इसमें विभव है ना तो या विद्युत वाहक बल है इसमें जो वो कुछ इस तरीके से हो, वो टाइम के साथ अपने आप को बदलता हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस धारा को बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्राफ के बारे में। कुछ सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास धारा की प्रकार तो दृष्टि धारा हमारे पास क्या होगा डायरेक्ट करंट, जिसमें हमने आपको बताया कि जो धारा है ना वो समय के साथ उसका मान क्या रहता है, समय के साथ उसका मान नियत रहता है। यहाँ देखिए समय के साथ यहाँ पे क्या है मान इसका नियत है, या इसको मैं थोड़ा सा एक अलग कलर में ले लेता हूँ। तो यह समय बदल रहा है पर यहाँ पे धारा का मान नियत है। परिपथ में बहने वाली धारा का मान अगर नियत होता है तो हम उसको बोलते हैं यानी दृष्टि धारा, या इस विभव को क्या बोलते हैं दृष्टि वोल्टेज। अब यहाँ बात करते हैं, जैसे हमने आपको एक उदाहरण के तौर पे बताया था, अगर हम एक बैटरी को किसी रजिस्टेंस यानी किसी प्रतिरोध से जोड़ा जाए तो इसमें बहने वाली धारा जो है वो हमारा क्या होगा, वो दृष्टि धारा यानी डायरेक्ट करंट होगी। अब यहीं पे अब बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा कुछ इस तरीके से, जो समय के साथ क्या हो रहा है, पहले हमारा धारा की दिशा धनात्मक थी, अब क्या हुआ धारा का मान जो है मैक्सिमम हुआ, अधिकतम हुआ, फिर कम कम होते हुए धारा का मान 0 हो गया, फिर ऋणात्मक। यानी पहले धारा इस दिशा में बह रही थी, धारा का मान बढ़ते बढ़ते बढ़ा, फिर बढ़ते घटते घटते 0 हुआ, फिर धारा का मान बदल गया, इस दिशा में बहने लगी। इस तरीके की धारा को हम लोग क्या बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ पे अगर मैं इसके वर्डिंग के बारे में बात करूँ तो ये भी पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ ही लेते हैं। वह धारा जिसका मान तथा दिशा लगातार आवर्त रूप यानी पीरियडिकली जो है क्या हो परिवर्तित होता हो, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा तथा समय के मध्य जो खींचा गया ग्राफ नीचे चित्र में दिखाया गया है वो कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है पहले धारा का मान धनात्मक है फिर ऋणात्मक है, इस तरीके से एक टी टाइम बाद फिर इसे बदलेगा, फिर अगला जो टी टाइम होगा कुछ ऐसा होगा या 2t टाइम हो जाएगा, यानी टी और टी, इस तरीके से धारा का मान समय के साथ बदलता रहता है। यहां अब हम बात करने वाले हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल एवं प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति के बारे में। हमने इसके पहले चैप्टर में जब किसी कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र में अपने अक्ष के परिता घुमाते हैं, मान लेते ओमेगा कोणीय वेग से इसको घुमाते हैं, तो कुंडली में से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान परिवर्तित होगा समय के साथ, तो इसमें क्या होगा वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। हम इसके पिछले चैप्टर में पढ़ लिया, जो हमारा वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है इसको ई से लिखते हैं, ए बराबर हमारा क्या होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स का चेंज है उसके बराबर होता है। मान लेते हैं किसी टाइम पे, यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा इस दिशा में क्या है चुंबकीय क्षेत्र है। चलिए मैं आपको इसे एक डायग्राम से दिखा दे रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ भी पाओ। यहां हमारा इस दिशा में क्या है चुंबकीय क्षेत्र है बी, किसी टाइम पे जो हमारी कॉइल है कुछ इस तरीके से, चलिए मैं कॉइल को भी डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं कुछ इस तरीके से, आपको यहां पे दिख जाएगी कॉइल एग्जैक्ट हमारा कुछ ऐसा है। अब इस समय पे क्या है कि कॉइल और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके इसका जो है हमारा सदिश एरिया सदिश कुछ ऐसा होगा, इनके बीच का जो कोण है वो कितना है हमारा थीटा है। तो समझिए जिसके में फ्लक्स इस टाइम पे जो फ्लक्स होगा ना इसमें होगा, अगर ये जो हमारी कॉइल है कुछ इस तरीके की होगी, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बनाया बट अब बना सकते हैं। चलिए यहाँ से कहीं से एक कॉइल हमारा आया होगा, इधर से कॉइल हमारा थोड़ा सा गलत बन जा रहा है, चलिए इसको सही कर देते हैं। कॉइल में इस तरीके से कहानी होगी। अब ये क्या हो रहा है कितने से मुड़ रहा है, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा यानी
कोणीय वेग ओमेगा से रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, तो क्या होगा इस टाइम जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, NBA कॉस थीटा यानी ओमेगा टी। थीटा किसके बराबर होगा, ओमेगा टी के बराबर होगा ना, सिंपल सी बात है। टी टाइम में कितना कोण चलेगा, ओमेगा टी, कोणीय वेग हमारा क्या है, ओमेगा है। तो सिंपल सी बात इतनी है कि अगर मैं यहां पे बात करूं NBA क्यों लिया मैंने, देखो हमारे पास कितने हैं इसके n, जो हमारी कुंडली है वो n फेरे उसके हैं, तो एक फेरे में कितना हमारा उसका मान लेते हैं एरिया ए है, तो कुल एरिया कितना हो जाएगा, n फेरे हैं तो n इंटू ए के बराबर एरिया होगा। तो यहां जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा कितना होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो किसके बराबर हो जाएगा हमारा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई की वैल्यू क्या है, NBA कॉस ओमेगा टी। तो यहां से जो हमारा इसका आ जाएगा वो आ जाएगा NBA ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, और बाहर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। इतना हमारा क्या होगा, वैद्युत वाहक बल। यहां देखिए हमारे पास यहां दिखाया गया है, इतना हमारा वैद्युत वाहक बल होगा। अगर मैं बात करूं t इक्वल टू 0 पे क्या होगा हमारा, t इक्वल टू अगर मैं 0 की बात करूं तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो हमारा वैद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा, 0 होगा। पर अगर मैं बात करूं फ्लक्स के बारे में, तो फ्लक्स का जो हमारा फार्मूला आया था वो कितना आया था, NBA कॉस ओमेगा टी है। t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, फ्लक्स अधिकतम होगा। तो हमारे फ्लक्स का ये हमारा ग्राफ है, टाइम साथ फ्लक्स हमारा कुछ इस तरीके से चेंज होगा क्योंकि कॉस का ग्राफ है, जबकि हमारा EMF का जो हमारा जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसका ग्राफ क्या साइन के साथ आ रहा है, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इन समय के साथ इस तरीके से हमारा बदलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इस समय के साथ अपना मान और अपना दिशा दोनों बदलता है। अब पहली स्थिति के बारे में बात की गई, अगर साइन जब हमारा थीटा साइन ओमेगा टी इक्वल टू 0 होगा, अर्थात कुंडली का तल चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं के लंबवत हो, तो हमारा क्या होगा, EMF 0 हो जाएगा। अब जैसे अगर मैं 90 की डिग्री की बात करूं तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, उस टाइम हमारा क्या होगा, जो वैद्युत वाहक बल है वो मैक्सिमम होगा। फिर टाइम इस तरीके से हमारा अलग अलग टाइम पे उसकी वैल्यू बदलती रहती है। जैसे कि मैं आपको एक बार बता दूं, E इक्वल टू हमारा होता है E नॉट साइन ओमेगा टी। E नॉट क्या था हमारा, E नॉट इक्वल टू है NAB ओमेगा। अगर मैं जहां डेरिवेशन कराया हूं ये हमारा आया था साइन ओमेगा टी, तो हमारा इसको मैंने पूरा क्या लिख दिया, E मैक्सिमम यानी अधिकतम हमारा कितना वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब आइए देखते हैं इसको, अगर मैं t इक्वल टू बात करूं 0 की, तो हमारा EMF क्या होगा, 0 होगा। अब t इक्वल टू अगर मैं बात करूं, जब हमारा अगर पूरा एक चक्कर लगाने में t टाइम लगा रहा है, तो t/4 की बात कर रहा हूं, यानी यहां से यहां जाने में, तो क्या होगा हमारा, देखते हैं रखते हैं, तो E हमारा क्या होगा, E नॉट साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, t/4 रखिए, तो ओमेगा t हमारा क्या होता है, t हमारा होता है 2 पाई बाई ओमेगा। अब रख लेते हैं ना यहाँ पे ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t/4 की बात कर रहे हैं तो यहाँ 4 आएगा ना, ये तो कैंसिल हो गया, क्या हो गया π/2, यानी कितना हो गया हमारा E नॉट अधिकतम। इस तरीके से अलग अलग टाइम पे क्या होगा, मान बदलता जाएगा, पहले 0 फिर अधिकतम E नॉट के बराबर, फिर 0 फिर माइनस E नॉट, फिर 0 फिर प्लस E नॉट, फिर 0 फिर माइनस E नॉट, इस तरीके से मान बदलता रहेगा। अब बात करते हैं वैद्युत वाहक बल धनात्मक रहता है जब अर्ध धनात्मक अर्ध चक्र में। यहां देखिए जो हमारा वैद्युत वाहक बल का जो ग्राफ बना था वो कुछ ऐसा बना था, इसके बेसिस पे हम इस चीज को आपको समझा सकते हैं। यहां देखिए साइन के ग्राफ था तो कुछ इस तरीके से था, तो देखो 0 t/2 और t/2 और t टाइम, यानी 0 से t/2 टाइम में क्या होगा, हमारा EMF धनात्मक होगा, उसके बाद t/2 से t तक हमारा क्या होगा, EMF ऋणात्मक होगा। इस तरीके से फिर ये चक्कर चलता रहेगा। इस तरीके से टाइम के साथ हमारा वैद्युत वाहक बल बदलेगा। अगर वैद्युत वाहक बल बदल रहा है इसका मतलब क्या है कि वैद्युत वाहक बल की दिशा में ही हमारा क्या होगा, धारा होगी, अगर हमारा सिर्फ प्रतिरोध लगाया गया है। आइए बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर है, अगर हमारा EMF इस तरीके से है, देखें यहाँ पे, जबकि हमें सबको पता है जो ओमेगा होता है उसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, या लिख सकते हैं 2 पाई एफ, क्योंकि जो t होता है 1/f के बराबर होगा, तो 1/t क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, इसका अलग तरीके भी लिख सकते हैं, E नॉट साइन ओमेगा लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी इंटू टी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E नॉट साइन ओमेगा के साथ 2 पाई एफ इंटू टी, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। आगे बढ़े, बात करते हैं हमारा ऐसे विभव का जिनका परिणाम व दिशा समय के साथ समय के साथ बदले तथा एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में उसी परिणाम के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो तो क्या बोलते हैं, उसको प्रत्यावर्ती विभव कहते हैं। प्रत्यावर्ती विभव
या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण जो होता है वो हमने जो वहां पे E लिखा था यहाँ पे क्या होगा V होगा, क्योंकि विभव के लिए V यूज करते हैं, तो V नॉट साइन ओमेगा टी। अब आइए बात करते हैं, अगर उसके ग्राफ के बारे में बात करूं, क्योंकि साइन का ग्राफ है तो वैसे ही होगा, सिमिलर सी बात है, साइन ही हमारा होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा वैद्युत वाहक बल का यानी हमारे विभव का ग्राफ हो गया और हमारे धारा का ग्राफ हो गया जो समय के साथ बदल रहा है। चलिए अब बात करते हैं, यदि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का स्रोत को किसी R प्रतिरोध से जोड़ दिया जाए तो उसमें बहने वाली धारा किस तरीके से होगी। चलिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस R है जिसको हमने क्या किया, एक प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, और दिष्ट विद्युत वाहक बल को V से इस तरीके से दिखाएंगे, और हमारा जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल होगा उसको इस तरीके से दिखाएंगे। V इक्वल टू क्या होगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें जो बहने वाली धारा I होगी तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर, यानी क्या हो जाएगा आपका V नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, और V नॉट बाई आर को लिखते हैं अधिकतम धारा I नॉट साइन ओमेगा टी ही हमारा होगा इसमें बहने वाली धारा का समीकरण। ये देखिए ये हमारा समीकरण आ गया धारा का। चलिए बात करते हैं एक उदाहरण के लिए, यदि जनित के आर्मेचर कुंडली, जो कुंडली होता है उसको बोलते हैं आर्मेचर कुंडली के में 20 फेरे हैं, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ फेरे कितने हो गए, 20 हो गए, तथा इसमें क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 127 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। इसे कितना हमारा चुंबकीय क्षेत्र है 0.2, इसका मतलब क्या होगा 10 की पावर -1, 2 × 10 की पावर -1 वेबर पर मीटर स्क्वायर हमारा क्या है चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। क्षेत्र में कितने वेग से घुमाया जाए ताकि प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान कितना हो, 160 वोल्ट हो। तो अभी हमने देखा था हमारा जो इसका अधिकतम मान होता है E नॉट, वो किसके बराबर होता है, NBA ओमेगा के बराबर होता है। अभी हमने इसके पहले ग्राफ में क्वेश्चन जब हमने इसका डिराइव किया था तो मैंने ये देखा था कि कितना आया था हमारा ये, इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है वो NBA ओमेगा के बराबर आया था। ध्यान रखिए E नॉट की वैल्यू कितना निकालना है, 160 इक्वल टू क्या होगा, N की वैल्यू 20 है, B की वैल्यू क्या है 2 × 10 की पावर -1 है, A की वैल्यू कितना है 127 10 की पावर -3 है। तो अब यहाँ पे इनटू ओमेगा, अब ओमेगा निकाल लेंगे यहाँ से, तो आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा अथवा विभव से संबंधित कुछ परिभाषाएं। आवर्तकाल क्या होता है, जब भी हमारा ये प्रत्यावर्ती धारा अपना जो चक्कर, एक पूर्ण चक्कर जितने टाइम में लगाती हैं उसको बोलते हैं V और I का ग्राफ सिमिलर होता है, क्योंकि दोनों का साइन का ही ग्राफ होता है। तो यहां से यहां का जो टाइम लगता है वो T लगता है, यानी एक पूरा फेरा कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल। उसको T से दिखाते हैं, T किसके बराबर होता है 2π/ओमेगा। ओमेगा हमारा क्या है, कोणीय वेग है। चलिए अब बात करते हैं आवृत्ति के बारे में। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, अगर मैं आवृत्ति की परिभाषा के बारे में बात करूं तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहीं पे एक बार पढ़ लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा अथवा विभव द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति इक्वल टू होता है 1/t, इसका जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड की पावर -1, इसी को बोलते हैं हर्ट्ज, इसे क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो भारतवर्ष में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 चक्कर प्रति सेकंड होती है। 50 हर्ट्ज पे अपने इंडिया में जितनी भी हमारे पास डिवाइसेज होती हैं वो काम करती हैं, जो हमारे यहाँ धारा आती है जहां से वो इस फ्रीक्वेंसी पे आती है, यानी 50 प्रति चक्कर यानी 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पे आती है, जबकि यूएस में क्या होता है 60 हर्ट्ज की आवृत्ति पे आती है। शिखर मान या आयाम, पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड। तो हमारे पास अगर पीक वैल्यू की बात करें तो हमने देखा है कि I इक्वल टू क्या आया था हमारा, I इक्वल टू आया था V नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। ये V नॉट बाई आर क्या है हमारा अधिकतम मान है धारा का, और जो हमारे पास विभव का था V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे V नॉट क्या है, इसका अधिकतम मान है, यानी वोल्टेज का अधिकतम मान है, क्योंकि साइन का अधिकतम मान 1 हो सकता है, न्यूनतम मान -1 हो सकता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन के बारे में बात करूं तो इसका अधिकतम मान क्या होगा, V नॉट होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं शिखर मान या आयाम। तो यानी प्रत्यावर्ती विभव या धारा अपने मध्य मान से एक और जितना अधिकतम मान प्राप्त करती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को उस विभव या धारा का शिखर मान या आयाम कहते हैं। अब बात करते हैं कला के बारे में, फेज। तो फेज बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट चीज है। प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालीन मान में जा या कोज्जा के कोणीय अरेंजमेंट को प्रत्यावर्ती धारा का कला कहते हैं। या इसको इस तरीके से समझो कि मान लेते हैं जब से हमने देखना शुरू किया, जनरल कंडीशन में सामान्य अवस्था में हम इस तरीके से पढ़ते हैं, जो हमारा विभव होता है और टाइम का जो समीकरण हुआ वो कुछ इस तरीके से होता है। ओके,
यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगाता है। और कितना कोणीय विस्थापन चलेगा, 2 पाई। ये हमारा कितना है, पाई है, ये हमारा पाई/2 है, ये हमारा है 3 पाई/2। अब समझो बात को, कहानी कुछ ऐसी है कि अगर मैं बात करूं, जब हमने देखना शुरू किया, कुछ इस टाइम से देखना शुरू किया, इस समय से हमने देखना शुरू किया, तो इस समय के लिए क्या होगा, हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। देखिए, अब जो यहां से यहां का जो कोण का डिफरेंस है, जो कोण का अंतर है, उसे क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कला। यानी हमारे पास क्या ओमेगा टी प्लस फाई यूज कर लेंगे, जहां पे कोण की जगह क्या कर लेंगे, ओमेगा टी प्लस फाई का यूज कर लेंगे। अब बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टता का मध्य एवं वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टता के माध्य एवं वर्ग माध्य मूल मान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है VRMS IRMS के बारे में। तो पहले हम मीन की बात करते हैं। अब बात करते हैं मीन, यानी माध्य अथवा औसत मान। अगर औसत मान के बारे में बात करें तो यहां देखिए, ये हमारे पास धारा और विभव दोनों का ग्राफ है। धारा हमारा इस तरीके से अधिकतम मान पहुंचती है, फिर हमारा न्यूनतम मान पे पहुंचती है। कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगता है। अगर मैं विभव की बात करूं तो विभव क्या होता है, यहाँ V अधिकतम मान पहुंचता है और न्यूनतम मान पहुंचता है। कितना टाइम लगता है, पूरा टी टाइम लगता है। 0 से t क्या होता है, t/2 तक, यहाँ तक आधा, फिर आधा। अगर मैं पूरे टाइम की बात करूं तो जो एवरेज मान होगा 0 से t तक, जो एवरेज मान होगा किसका, I का, वो क्या होगा, 0 होगा। जितना धनात्मक धारा है उतना ही ऋणात्मक धारा, जितना धनात्मक विभव उतना ही ऋणात्मक विभव, वो तो हमारा शून्य होता है। पर ध्यान रखने वाली बात है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा 0 से t टाइम यहां से यहां तक जाने में जो औसत धारा का मान होता है कितना होता है। तो आप क्या करोगे, इसको आप इंटीग्रेट करके निकालते हैं। और आपको मैं इसका डायरेक्ट सूत्र बता दे रहा हूं। यहां पे 0 से t यानी आधे टाइम में जो इसका औसत मान होता है, मीन वैल्यू होते 2I0/पाई, इसे बोलते हैं 0.637 I0 के बराबर। और सेम चीज विभव का भी होता है। तो हमारा विभव का एवरेज मान होगा हाफ के लिए वो होगा हमारा 0.637 V0 के बराबर। 0 से t टाइम में औसत मान 0 है, पर 0 से t/2 तक का जो औसत मान होता है वो होता है 0.637 V0। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्ग माध्य मूल मान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हमारे आगे चल के सारा कुछ में यही यूज होगा। ये समझिए होता क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्कर या साइकिल के लिए धारा का स्क्वायर यानी वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल कहते हैं। इसको IRMS से लिखते हैं, यानी यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं हम लोग, I या V और टाइम का जो ग्राफ होता है। अब यहां समझिए, प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, उस नियत दृश्य धारा जो डायरेक्ट करंट होती है, दृश्य धारा, उस नियत दृश्य धारा के मान के बराबर होता है, जो किसी टाइम में जितना ऊर्जा उत्सर्जन हमारा दृश्य धारा करेगी, वही हमारा अल्टरनेटिंग करंट, यानी अगर मैं प्रत्यावर्ती धारा भी उतना ही ऊर्जा उतना ही उष्मा उत्पन्न करती है जितना दृश्य धारा उत्पन्न करती है। दो तरीके से समझो, मैं कह रहा हूं कि ये हमारे पास यहां से यहां जाने में ये जो धारा है, जो उष्मा उत्पन्न की, इसकी वही वैल्यू हमारा वर्ग माध्य यानी वर्ग माध्य मूल मान धारा का होगा, जो एक डायरेक्ट करंट इतने टाइम में जितना उष्मा उत्पन्न करेगी वही ये उतना ही उष्मा उत्पन्न करेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस नियत दृश्य धारा के मान के बराबर होता है, जिसके द्वारा किसी चालक अथवा तार में उसी दर से उष्मा उत्पन्न की जाती हो जितनी की चालक तार में प्रत्यावर्ती धारा उष्मा उत्पन्न करती हो। चलिए अगर मैं बात करता हूं IRMS के बारे में, यहां देखिए हम बात करते हैं 0 से t टाइम यानी एक टाइम अंतराल की बात करता हूं। 0 से t टाइम के बारे में बात करता हूं। ये हमारा अधिकतम मान है, ये हमारा न्यूनतम मान है, ये हमारा धारा और t का ग्राफ है। तो इसका जो
वी आर एम एस का ग्राफ होगा, अगर मुझे निकालना हो आई आर एम एस कितना होगा, जो हमारा आई आर एम एस आता है, मैं इसका डेरिवेशन तो नहीं कर रहा हूँ, बट डायरेक्ट याद करिए आई नॉट यानी अधिकतम जो मान होता है उसके √2 के बराबर होता है, और ये वैल्यू आती है 0.707 आई नॉट। जैसे अगर आपसे पूछ जाए कि हमारे पास क्या है कि जो इसमें धारा का अधिकतम मान है वो क्या है 10 एम्पियर है, तो जो इसका आई आर एम एस मान होगा यानी इसका रूट माध्य मूल का जो मान होगा 10/√2 यानी कितना होगा, 10 को लिख सकते हो 5 × 2 बटा आप √2, इसको लिख सकते हो 5 × 5 × √2 × √2 अपान क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, तो √2 से कैंसिल होगा, कितना आ गया 5√2 एम्पियर आ गया। इतनी हमारे पास क्या आ गई धारा आ गई, ये हमारा क्या है आई आर एम एस है। चलिए आगे बात करते हैं वी आर एम एस क्या होगा, वही वी आर एम एस जो आएगा ना हमारा एक चक्कर के लिए क्या होगा V0/√2 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का समीकरण लगभग सेम है, समीकरण सेम ही है। चलिए अब बात करते हैं उदाहरण के लिए प्रत्यावर्ती धारा समीकरण। एक समीकरण हमें दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे I = दिया गया है I0 sin ω/t में धारा आयाम तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। अब धारा आयाम और आवृत्ति ज्ञात कीजिए, तो धारा यहाँ देखिए धारा आयाम तो नहीं अधिकतम धारा कितना होगा, धारा आयाम कितना होगा I0 होगा। और बात करा दूसरा कि आवृत्ति क्या होती है हमारे, तो आवृत्ति को लिखते हैं f किसके बराबर होता है, अगर मैं आवृत्ति की बात करूं तो आवृत्ति हमारा बराबर होता है ω/2π, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो t = क्या होता है हमारा 2π/ω होता है, और जो हमारा आवृत्ति होती है क्या होती है 1/t होती है, 1/t क्या लिख सकते हैं 1/t यानी 2π/ω, तो यहां से क्या आ गया ω/2π। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है कि अगर 75 हर्ट्ज आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा, कितना फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमारी है 75 हर्ट्ज, आवृत्ति वाला प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि उसका वर्ग माध्य मूल मान कितना हो, आई आर एम एस कितना दिया हो 20 एम्पियर। तो यहां देखिए आर एम एस क्या होता है, आई आर एम एस हमारा होता है अधिकतम मान बटा √2, इसके किसके बराबर हो जाएगा 20 के, तो अधिकतम मान यानी इसका आयाम कितना हो जाएगा धारा का आयाम आ गया 20√2 एम्पियर। अब समझने वाली बात है, अब इसका मैं इक्वेशन लिखना, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास I = होता है I0 sin ω/t होता है, इसको तो ऐसे भी लिखते हैं ना I = I0 sin ω, क्या लिख सकते हैं 2πf × t, तो सिंपल सी बात हो गई, कितना हो गया I = आ जाएगा I0 की वैल्यू क्या है 20√2 sin 2πf की वैल्यू क्या है 75 × t, यही तो हमारा क्या आ गया, यही हमारा आ गया इसका इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं आगे प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का सार्थकता के बारे में हम बात करने वाले हैं। आइए समझते हैं, बात करते हैं अगर हम जनरल कंडीशन के बारे में बात करूं, एक हमारे पास प्रतिरोध R है जिसको डायरेक्ट यानी दृष्टिकारी विभव से जोड़ा जाता है। इसमें जो बहने वाली धारा मान लेते हैं I है, तो इसमें जो पावर हम लोग निकालते हैं यानी जो उष्मा उत्सर्जित होता है किसके बराबर होता है I² के। अगर यहीं पे हमारे पास यानी प्रत्यावर्ती धारा बहती, तो जो हम लोग क्योंकि वहां पे I² यूज किया जाता है, तो हमेशा I की वैल्यू क्या होगी धनात्मक होगी, जबकि अगर वो ऋणात्मक में भी मूव कर रहा है यानी I और T ग्राफ अगर ऐसा है, इसके लिए भी I का जो मान होगा अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा धनात्मक आएगा। तो ये हमारा फार्मूला हर एक स्टैंड पे यानी हर एक क्षण यूज कर सकते हैं, पर जनरल कंडीशन के बारे में बात करूं तो पावर के लिए हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्या, हमें पता है I को रिप्लेस करते हैं IRMS के, क्योंकि यही धारा हमारा दृष्टि धारा के मान के बराबर होती है, तो IRMS² × R इतना हमारा उष्मा उत्सर्जित होगी किसी भी प्रतिरोध के एक क्रॉस। चलिए अब बात करते हैं हाँ प्रत्यावर्ती धारा तथा विभव के बीच का कलांतर के बारे में। जैसे मैं बात बोलता हूं कि मान लेते हैं कि किसी भी परिपथ में जो बहने वाली धारा है वो ऐसी हमारी I = क्या है हमारे पास I0, या इस तरीके समझो जो हमारा विभव है, अगर इसमें कुछ इसके कला में अंतर हो, मतलब क्या है हमारा जो विभव है वो है V0 sin ω/t, पर जो बहने वाली धारा है I = क्या है I0 sin ω/t ±φ, यानी इन दोनों के कला में क्या हो कुछ ना कुछ अंतर हो। तो अब बात समझिए, तो अब ऐसे
कंडीशन के लिए कैसे हम आगे वाले समीकरण यूज करेंगे, या मैं अगर इसको एक बार बात करता हूं, जब इसका मान अधिकतम होगा तो उस टाइम इसका मान अधिकतम नहीं होगा, कुछ अलग होगा। तो जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में विभवांतर व धारा साथ साथ अपने अधिकतम मान ग्रहण करते हैं अथवा साथ साथ अपना न्यूनतम मान ग्रहण करते हैं तो विभवांतर और धारा समान कला में होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या है, समान कला में नहीं है। इसके विपरीत यदि विभवांतर व धारा दोनों भिन्न क्षणों पर अधिकतम अथवा न्यूनतम मान ग्रहण करते हो तो ये दोनों क्या हो के मध्य कलांतर है। तो विभव व धारा के मध्य अगर कलांतर परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो अगर मैं बात करता हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है, ये तो हमारा अगर कला में अंतर हो गया तो अलग अलग परिपथ के लिए अलग अलग हो, क्योंकि हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास अलग अलग तरीके से रजिस्टेंस यानी जो हमारा प्रतिरोध है वो ओमिक के अलावा भी और चीज़ें आएंगी, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। यहाँ बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा व विभव के घूर्णी सदिश द्वारा निरूपण कला सामंजस्य तथा कला आरेख। जैसे कि मैं बात करूं, अब इसी चीज के बारे में बात किया गया है। अगर हमारा कोई धारा और विभव में कि कला में कोई अंतर नहीं होगा तो हम लोग इसको इस तरीके से दिखाएंगे। अगर मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे, यहाँ पे कुछ केसेज ऑलरेडी दिया गया है, तो इन केसेज को हम अभी अपने उदाहरण के तौर पे लेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक उदाहरण देखिए, चलिए मेरे पास अगर यहाँ पे आगे आर्टिकल है तो इसी आर्टिकल को ही देख लेते हैं। आइए देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है यहाँ पे हमारा ये विभव वाला है जो 0 शुरू होके अपने अधिकतम मान पहुंच रहा है। पर देखिए जब ये हमारा विभव 0 पे था उस टाइम धारा क्या अपने अधिकतम मान पे था। अधिकतम मान कब होता है, जब π/2, यानी इनके बीच जो कलांतर है वो कितना है, π/2 के बराबर। कितना है, π/2 के बराबर। इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर हमारा धारा कितना है, अगर विभव हमारा इस दिशा में दिखाएंगे, धारा क्या होगा, इससे कितना कोण पे होगा, 90 डिग्री कोण पे आगे होगा। तो यदि प्रत्यावर्ती परिपथ और विभवांतर में के अधिकतम होने से पहले ही धारा का मान अधिकतम हो जाता है तो धारा विभव के कला का अग्रगामी होती है। अब यहाँ पे धारा आगे चल रही है, देखिए जो उसका ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा। इनके भी जो फाई दिखाया गया ये कलांतर है, पर इस कंडीशन जो फाई होगा ना वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। अब आइए बात करते हैं दूसरे कंडीशन के बारे में। यानी अगर यहाँ पे तो जनरल कंडीशन दिखाया गया है बट ग्राफ के हिसाब से इसको 90 डिग्री बोल सकते हैं। अगर मैं जनरली आपको बताऊं, जैसे देखें यहाँ पे पहला हमारा क्या है इक्वेशन, अगर विभव का इक्वेशन v = v0 sin ω t हो और जो बहने वाली धारा है परिपथ में उसका हो I0 sin ω t प्लस फाई। इसका मतलब क्या है, इसका कलांतर हमारा धारा आगे है और विभव पीछे है। इसका मतलब हम लोग धारा क्या दिखाएंगे, अगर विभव इस दिशा में दिखाएंगे विभव, तो धारा जो होगा ना वो विभव के साथ कितना ज्यादा है, फाई कोण, यानी इस जो कलांतर है उससे ज्यादा कला में, यानी उससे ज्यादा फेज में आगे चल रहा है। आइए देखते हैं, यदि परिपथ में विभवांतर का अधिकतम मान के कुछ समय पश्चात धारा का अधिकतम मान हो तो धारा विभवांतर के कला से पश्चगामी है। धारा विभवांतर के कला से पश्चगामी है। जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है, यहाँ देखिए, यहाँ धारा पहले शून्य हो रहा है, सॉरी विभव पहले शून्य हो रहा है जबकि धारा बाद में शून्य हो रहा है। इस तरीके देखो, धारा पहले, विभव पहले अधिकतम हो रहा है, धारा बाद में अधिकतम हो रहा है, तो इनके बीच का जो फेज का डिफरेंस है कितना फाई है। तो इसको कैसे दिखाएंगे, हमारा क्या है, धारा अगर विभव ऐसे है तो धारा कैसे होगी, धारा पीछे चल रही है, धारा कितना भी चल रही, फाई, तो यानी धारा हम लोग ऐसे दिखाएंगे, फाई। कितना एंगल फेज डिफरेंस कितना है, फाई, यानी कला का जो अंतर है कितना है, फाई है। इस तरीके से इनको दिखाते हैं। आइए बात करते हैं अब क्योंकि ये नेगेटिव है यानी इससे पीछे है, तो अगर इसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे I0 sin ω t माइनस फाई लिखेंगे, जबकि इसके लिए जो इक्वेशन लिखेंगे होगा हमारा v = v0 sin ω t होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो हमारा इक्वेशन बन गया, यदि परिपथ में धारा
व विभवांतर दोनों ही अधिकतम मान साथ साथ पहुंचे तो उनको किस तरीके से दिखाएंगे, उनको हम लोग आरेख में इस तरीके से दिखाएंगे, V और I। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, क्या बोलेंगे सर इसमें तो कुछ अलग तरीके से दिखाया गया है, तो देखिए यहाँ पे सही दिखाया गया है, इसी दिशा में क्या हमारा विभव है और इसी में क्या हमारा I है, तो कोई डिफरेंस नहीं, दोनों में, दोनों सेम फेज में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। पहला हमारा है एसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध। अगर एसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जोड़ा जाए तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एक एसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जोड़ा गया, आर जोड़ा गया है, तो यहाँ पे हमारे पास ए वैद्युवाहक बल V इक्वल टू क्या हमारा विभव जो है V नॉट साइन ओमेगा टी है। तो बताओ इसमें बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, I जो होगा हमारा वो हो जाएगा V बाई आर, यानी हो जाएगा I इक्वल टू यहाँ से होगा V बाई आर यानी V नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। इसको V बाई आर को V नॉट बाई आर को लिखेंगे I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। इनमें कोई भी अंतर नहीं है। अगर किसी टी टाइम के बारे में बात करूं, इनका जो फेज बनेगा, इनका जो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ये तो हमारा शुरुआत हो गया, टी टाइम बाद क्या होगा, दोनों ओमेगा टी थीटा एंगल चलेंगे, यानी इधर ही हमारा क्या होगा विभव होगा और इसी कला में हमारा क्या होगा धारा होगा, क्योंकि इनके कला में कोई अंतर नहीं है, इनके कलांतर है ही नहीं, जीरो है। देखिए इस तरीके इनका साथ साथ धारा और विभव साथ साथ इनका मान अधिकतम और न्यूनतम हो रहा है। चलिए बात करते हैं अगर एसी परिपथ को शुद्ध संधारित्र से जोड़ा जाए। अब यहां समझने वाली बात है, अगर शुद्ध संधारित्र से जोड़ा जाए तो क्या होगा। यहां देखिए हम इसको थोड़ा सा अलग बना दे रहा हूं, हमारे पास ये EMF है, यानी हमारा जो विभव है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, ये हमारा V है। अगर इसमें हम एक जोड़ते हैं तो यहाँ पे कुछ टाइम बाद कितना आवेश आएगा, Q आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस Q आ जाएगा, तो इसमें बहने वाली धारा क्या होगी I होगी। तो I किसके बराबर होगी, I इक्वल टू होती है हमारी, I इक्वल टू किसके बराबर होगा हमारा, अब हम सबको पता है कि जो बहने वाली धारा है I वो बराबर होती है I इक्वल टू dQ बाई dt। तो Q कितना होगा D बाई Q क्या लिखते हैं CB लिखते हैं। अगर संधारित्र की संधारिता C है तो इसको क्या लिखेंगे CB अपॉन T dt। तो अब देखिए यहाँ पे I इक्वल टू हो जाएगा C बाहर ले लो dB बाई dt। तो यहाँ से क्या हो जाएगा D बाई C को बाहर रखते हैं, C को बाहर रखते हैं, करते हैं C dB की जगह क्या लिखेंगे D बाई dt, V की जगह लिखेंगे V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा CB नॉट, ठीक है ना। अब साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, वो कॉस ओमेगा टी होता है। तो I इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास CV नॉट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज गलती हो रही है, थोड़ा सा गलत हो रहा है। देखिए जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो CV नॉट आएगा कॉस ओमेगा टी, फिर अंदर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा CV नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इतनी आएगी हमारी धारा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं I इक्वल टू लिखते हैं V नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी लिख देते हैं इसको, यहाँ पे आएगा कॉस ओमेगा टी। अब यहां समझने वाली बात है कि हमारा विभव साइन ओमेगा टी है, तो क्या आ रहा है कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब हम लोग I को ऐसे लिख सकते हैं V नॉट अपान 1 बाई I ओमेगा सी। अब इसको अगर साइन के फॉर्म में लिखना हो तो हमें पता है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। पर यहाँ साइन, सॉरी यहाँ पर साइन यूज करेंगे ना, साइन साइन साइन। अब देखिए अब धारा और विभव में के कला में अंतर आ रहा है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि जो हमारा, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर हमारा इधर V है, अगर हमारा इधर धारा इधर लेते हैं तो देखिए यहां पे जो धारा है ना, तो विभव किधर होगा, विभव से धारा कितना है 90 डिग्री का कोण क्या है पीछे है, तो धारा आगे है, विभव हमारा क्या होगा 90 डिग्री पीछे होगा। यहां से समझ में आ रहा है डायरेक्ट। तो यानी यहां से बोल सकते हैं कि अगर हमारा जो संधारित्र है वो शुद्ध अगर हमारा जो एसी परिपथ है उसको शुद्ध संधारित्र से जोड़ेंगे तो विभव से 90 डिग्री आगे रहेगा क्या हमारा धारा। अब आइए बात करते हैं यहां एक बात आती है। अब इसी को हमारे पास जो धारा आई है I इक्वल टू क्या है V नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी आया है। देखिए ये तो आया ना V नॉट अपान 1 बाई ओमेगा सी, उसके बाद क्या है हमारा साइन, या तो वो डायरेक्ट लिखते हैं कॉस ओमेगा टी आया है।
ये आया था ना हमारा। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं 1/ωc, इसको लिखते हैं XC लिख देते हैं। XC इक्वल टू क्या होता है 1/ωc। तो यहां से हमारा I क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा V0/XC cos ωt। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, XC इक्वल टू क्या है 1/2πfc। 2π ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf होता है। तो अगर मैं इनके बीच ग्राफ खींचूं XC और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के बीच में, तो अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो XC का मान घटेगा, अगर आवृत्ति का मान घटेगा तो इसका मान क्या होगा बढ़ेगा। तो हमारा इसके बीच क्या है, कैसा रिलेशन है, देखिए XC क्या है 1/f के 1/f, यानी अगर हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो हमारा XC है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आवृत्ति के। तो देखो अब यहाँ पे XC को क्या बोलते हैं, अगर हमारा यहाँ पे f आवृत्ति हमारा अगर शून्य हो जाए तो XC क्या हो जाएगा हमारा अनंत हो जाएगा। अगर हमारा आवृत्ति अनंत हो जाए तो XC की वैल्यू क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि जो हम लोग XC को क्या बोलते हैं, अब इसको बोलते हैं धारितीय प्रतिघात, यानी जो हमारा ए प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसको हम लोग बोलते हैं XC, उसका नाम क्या है धारितीय प्रतिघात XC। अब यहाँ पे देखिए समीकरण से एक भी समझ में आ रहा है कि धारा का समीकरण से स्पष्ट होता है कि शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा विभव से कला में 90 या π/2 अग्रगामी है, यानी आगे है। अब बात करते हैं यहाँ पे इस देखिए यहाँ पे संधारित्र दिश धारा का मार्ग अवरुद्ध करता है जबकि प्रत्यावर्ती धारा का मार्ग प्रशस्त करता है। क्यों, समझने वाली बात है कि ये क्या करता है, संधारित्र जो दिश धारा का मार्ग अवरुद्ध करता है जबकि प्रत्यावर्ती धारा का मार्ग प्रशस्त करता है। क्यों, उसके पीछे बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करता हूं दिश धारा के लिए तो उसकी आवृत्ति क्या होती है, देखिए अगर मैं दिश धारा की बात करूं तो आवृत्ति उसकी क्या होगी शून्य होगी, तो उसके लिए XC का मान क्या होगा अनंत होगा। अगर XC का मान अनंत है इसका मतलब वो अनंत प्रतिरोध उत्पन्न करता है, इसलिए इसमें धारा नहीं बहती है। आइए आगे बात करते हैं AC परिपथ से शुद्ध प्रेरकत्व की अगर जोड़ा जाए, प्रेरकत्व अगर शुद्ध प्रेरकत्व किसमें हमारा AC में जोड़ा जाए तो कैसे होगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा AC है, अब इसमें कैसे धारा भरी मान लो धारा भरी I इक्वल टू क्या होगा हमारा I इक्वल टू हमारा होगा। अब यहाँ एक बात समझते हैं, अगर मैं यहां से यहां किरचॉफ लगाऊं तो क्या लिखूंगा V, यहां से आया ठीक है ना, फिर यहाँ क्या लिखूंगा -LdI/dt इक्वल टू क्या होगा शून्य होगा। तो यहाँ पे LdI/dt इक्वल टू क्या होगा V के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए dI/dt को क्या लिख सकते हैं हम लोग V dt। अब यहाँ देखिए dI इक्वल टू क्या होगा हमारा सॉरी V और बाई L, यहाँ पे तो मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ पे क्या होगा V/L, तो यहाँ हमारा होगा V/L। तो यहाँ देखिए dI इक्वल टू क्या होगा V/L dt, यहां से हमारा क्या होगा dI इक्वल टू हो जाएगा V0 sin ωt dt/L। तो यहां से हमारा होगा I जो आ जाएगा, दोनों का हम लोग क्या करेंगे समाकलन करेंगे तो यहाँ आएगा V0/L, इसका करेंगे तो क्या आएगा cos ωt/ω। तो यहां देखिए यहां से जो हमारा I आएगा तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है यानी समाकलन होता है -cos ωt अपन ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ जो I आ रहा है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे V0/ωL -cos ωt। यहां से एक बात इसको हम लोग I को लिख सकते हैं V0/XL -cos ωt। यहां से एक बात क्लियर हो गया कि जो धारा I तो जो हमारा इसका विभव है वो 90 डिग्री का कला से आगे है जब हम AC परिपथ को शुद्ध प्रेरकत्व से जोड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक कहानी हमारे पास आ गई, ये हमारे पास क्या आया था, देखिए यहाँ पे जो हमारा इसको समाकलन करने पे हमारे पास क्या आया था I इक्वल टू आया था हमारे पास V0/ωL -cos ωt आया था ना, यही आया था ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा, क्या आएगा हमारे पास देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है V0/ωL साइन π/2 -ωt क्या होता है हमारा मतलब होता है हमारा साइन π/2 -ωt। तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए हमारे पास I इक्वल टू आ जाएगा
आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ से आई नॉट इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट बाई ओमेगा एल, यानी अधिकतम आई धारा का जो मान होगा वो होगा वी नॉट बाई ओमेगा एल। अब देखिए यहाँ पे जो ओमेगा एल है उसको एक्सएल लिखते हैं, तो अब देखिए एक्सएल को क्या लिख सकते हैं, एक्सएल इक्वल टू होता है हमारा ओमेगा एल, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो यानी इनके बीच जो संबंध बनेगा एक्सएल और इसकी आवृत्ति के बीच में वो क्या होगा, दोनों समानुपाती हैं, तो एक सीधी रेखा बनेगी। तो यहाँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे बोलते हैं एल को, एक्सएल को बोलते हैं, एक्सएल को बोलते हैं प्रेरक प्रतिघात, यानी प्रेरक प्रतिघात, यानी जो हमारा प्रेरक कितना जो है अवरोध उत्पन्न करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेरक प्रतिघात। यहाँ से इनके बीच क्या है, समानुपाती का संबंध है, यानी अगर हम लोग आवृत्ति बढ़ाएंगे तो एक्सएल का मान बढ़ेगा। यानी अगर t इक्वल टू 0 की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक्सएल की वैल्यू हमारा 0 होगा। अगर t इक्वल टू अगर मैं फ्रीक्वेंसी अगर 0 की बात करता हूं तो हमारा एक्सएल क्या होगा, 0 होगा, और एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, ये दो तरीके देखें। तो अगर यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इसको मिटा ही देते हैं, यहाँ दोबारा इसको कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा आवृत्ति क्या है, 0 है, तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर आवृत्ति हमारी क्या अनंत है तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, अनंत हो जाएगी। इस तरीके से दोनों एक दूसरे के समानुपाती है।